Rahim. Assalamu alaikum students. We are going to start our chapter number 8, that is nutrition. सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? वो जो हमारी फूड में जो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं किसी भी बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स, तो उनको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और उस पूरे प्रोसेस को टेक करना और उसके बाद बिल्डअप अपनी हमारी जो जिस जगह पे रिक्वायरमेंट है सेल्स के अंदर, उस सब को कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट्स कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि एवरी टाइम यू ईट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू नरिश योर बॉडी। हेल्दी खाने से बॉडी की नरिशमेंट अच्छी होती है, जबकि अनहेल्दी खाने से जो है वो बॉडी को थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, बल्कि होता है डेफिनेटली। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के हम इसमें पढ़ेंगे क्या, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कंपल्सरी होते हैं। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे प्लांट्स में, और नाइट्रोजन का और मैग्नीशियम का रोल पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन और साथ ही उनके एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स पढ़ेंगे। अब जो है वो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होती है? वो जो प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड, और मतलब कि इनटेक होती है, हम जहाँ से लेते हैं, खाते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी में, कन्वर्ट होती है सब्सटेंसेस ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज़म की बॉडी के लिए एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं और न्यू मटेरियल बनाते हैं ग्रोथ के लिए, उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब एक तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, और जो है वो कुछ बैक्टीरियाज भी हैं, और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स भी हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। जबकि हेटरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज़म हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जो अपनी फूड को ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के थ्रू, और उसको फिर यूज़ करते हैं ग्रोथ और एनर्जी। अब जो है वो सबसे पहले मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स के अंदर जो है ना वो मोस्ट एफिशिएंट मैकेनिज़्म है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। अब जो प्लांट है वो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से और पानी से, वही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और उसके बाद जो है वो एलिमेंट्स जो प्लांट्स को रिक्वायर हैं, मिनरल एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल और भी एक्टिविटीज़ हैं, ग्रोथ, फ्रूट, फ्लावरिंग, और उसके बाद जो है वो फ्रूट्स भी हैं, और उसके बाद जो है वो फर्दर आगे डेवलपमेंट का प्रोसेस सारा उनके लाइफ साइकिल डिपेंड करते हैं एनर्जी पे। और अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो लार्ज क्वांटिटीज़ में रिक्वायर होते हैं उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटाशियम। इसी तरह से वो न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में, बॉडी की रिक्वायरमेंट है स्मॉल क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल आयरन है, मोलिब्डेनियम है, और मोलिब्डेनम है, बोरोन है, क्लोरीन है, जिंक है, इनको हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इफ़ एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट, दे शो abnormalities and do not grow normally. नेक्स्ट है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी बुक में जो डिस्कस किए हुए हैं उसमें है फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फ़र और कैल्शियम। आगे इनका रोल है कि ये क्या रोल प्ले करते हैं। फॉस्फोरस जो है वो एटीपी का कंपोनेंट है, न्यूक्लिक एसिड का है और कोएंजाइम का, और स्पेशली ये सीड जर्मिनेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। ये उस सिंथेसिस में इनका रोल है, इसका रोल है। उसके बाद पोटाशियम, ये रेगुलेट करता है स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को, और उसके बाद वाटर लॉस को कम कर देता है लीव्स में से। सल्फ़र का क्या रोल है कि ये प्रोटीन का कंपोनेंट है, विटामिन का और एंजाइम्स का है। और कैल्शियम ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम को, और ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल वॉल का, और ये है कि इन्फ्लुएंस करता है वाटर मूवमेंट को पूरे सेल के अंदर,
उसके बाद डिस्कस करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स में आयरन का क्या रोल है, नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए और एक्टिवेट करता है मैनी एंजाइम्स को। उसके बाद मोलिब्डेनम है, ये कंपोनेंट है एंजाइम का और ये रिड्यूस करता है नाइट्रेट्स को अमोनिया में। उसके बाद है कि ये बिल्डिंग कंपोनेंट है अमाइनो एसिड, इनको बिल्ड करता है। उसके बाद बोरोन, ये इम्पोर्टेंट होता है इन शुगर ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन और सिंथेसाइजिंग सर्टेन एंजाइम्स। और कॉपर का क्या रोल है कि ये कंपोनेंट है सेवरल एंजाइम्स का। उसके बाद जो मैंगनीज है ये क्या करता है, ये एंजाइम एक्टिविटी फोटोसिंथेसिस कराता है और जो रेस्पिरेशन का अमल और उसके बाद नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। उसके बाद जिंक है, ये रिक्वायर्ड होता है लार्ज नंबर में एज ए एंजाइम क्योंकि ये कैटलिस्ट है। उसके बाद क्लोरीन, ये इन्वॉल्व होता है ऑस्मोसिस में, पानी के ऑस्मोसिस में इन प्लांट्स। उसके बाद निकल है, ये रिक्वायर्ड होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा रोल है। सबसे पहले नाइट्रोजन, ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में होती है और प्लांट्स इसको नाइट्रेट्स की फॉर्म में हासिल करते हैं। नाइट्रोजन जो मेजर कंपोनेंट है हार्मोन्स का, क्लोरोफिल का, प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का, वाइटामिन्स का, और ये एसेंशियल होता है प्लांट लाइफ के लिए। अब जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है ये मेजर फैक्टर है स्टेम और लीफ ग्रोथ के लिए। और बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन भी मसला कर सकती है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होगी ज़ाहिर एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी भी मैटर करती है। किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है वो भी ख़तरनाक है और कमी भी ख़तरनाक होती है। अब क्या है कि अगर नाइट्रोजन ज़्यादा मकदार में होगी बन जाए तो क्या होगा कि फ्लावर जो हैं वो थोड़ा लेट बनेंगे, डिले हो जाएंगे, फ्रूट भी थोड़ा लेट निकलेगा। तो अगर डेफिशिएंसी हो जाए नाइट्रोजन की तो भी इनकी पैदावार कम हो जाएगी और जो लीव्स हैं वो पीले होना शुरू हो जाएंगे पत्ते, और उसके बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी या छोटे कद का पौधा छोटा रह जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है क्लोरोफिल का और ये नेसेसरी होता है प्लांट एंजाइम को फंक्शन करवाने के लिए ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें कार्बोहाइड्रेट, शुगर और फैट्स। इसी तरह ये यूज़ होता है फ्रूट्स में और नट फॉर्मेशन में और ये एसेंशियल होता है किसके लिए, सीड्स की जर्मिनेशन के लिए। अगर डेफिशिएंसी हो जाए मैग्नीशियम की तो ये भी जो है वो पीला कर देता पत्तों को और उसके साथ साथ जैसे वो विल्ट टाइप झुर्रियाँ पड़ जाती हैं पत्तों के ऊपर या छोटे छोटे स्पॉट अपीयर हो जाते हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो। अब जो इन्फॉर्मेशन बॉक्स है आपके पेज नंबर 144 पे, दैट इज़ कार्निवोरस प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज़म्स फॉर ट्रैपिंग एंड डिज़ाइनिंग स्मॉल एनिमल्स। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो एनिमल्स खाते हैं, छोटे छोटे कीड़े खाते हैं और इन द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस डाइजेशन आर यूज टू सप्लीमेंट द प्लांट्स सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन। अब क्या होता है कि उनके अंदर से जो नाइट्रोजन इनको मिलती है प्लांट्स को ऑफर मकदार में, वो जो है आगे फर्दर जो है पूरे एक्टिविटीज़ प्लांट्स की जो सिंथेसिस एक्टिविटीज़ हैं, सारी सिंथेसिस प्रोसेसेस हैं, उनमें हेल्पफुल होती है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट फर्टिलाइज़र्स की। हमें पता है कि ह्यूमन जैसे जैसे प्लांट्स कल्टीवेट कर रहे हैं तो उसमें एडिशन हो रही है कुछ मटेरियल्स की सॉइल के अंदर, और क्या होता है कि हमें डिज़ायरेबल हमें चाहिए होती हैं करेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल फ्रूट ज़्यादा चाहिए होता है, फास्टर ग्रोथ है, एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है वो अपनी नीड्स को पूरा करना है। तो क्या है कि इस तरह के तरीके यूज़ किए हैं कि फसलें जल्दी उगें, ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा फल मिले और ज़्यादा प्यारे फूल मिले। इसकी वजह क्या है कि जो मटेरियल ये सब काम करता है, यानी कि रिज़ल्ट्स को, डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए, उनको कहते हैं फर्टिलाइज़र्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक सीज़न में एक फ़सल को बोया है तो उसके बाद उस सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, फार्मर्स फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं ताकि नेक्स्ट में उस सॉइल के अंदर वो मटेरियल दोबारा आ जाएं और जो प्लांट्स और क्रॉप्स जो यील्ड है ना उसको बढ़ाने के लिए प्लांट्स और क्रॉप्स यूज़ कर सकें। अब फर्टिलाइज़र है वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब जो नेचुरली अक्कर होते हैं वो तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उसके अंदर रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर और जिप्सम।
अब ये जो है ये केमिकली मॉडिफाइड नहीं होते। अगर नाइट्रोजन जो है वो मेन एलिमेंट है तो हम उसको कहते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स। अब बहुत से ऐसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जो पानी के अंदर रेडिली डिज़ोल्व हो जाते हैं जल्दी से, और इमीडिएट जो है ना प्लांट को अवेलेबल होते हैं और प्लांट फ़ौरन से उनको अपटेक कर लेता है। अब जो दूसरी तरफ है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, ये हम प्लांट्स और एनिमल मटेरियल से डिराइव करते हैं और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और काफ़ी टाइम लेते हैं इनके बॉन्ड्स को ब्रोक करने में, तोड़ने में। और जब ये इसमें जो है वो मैन्योर और कंपोस्ट ये मोस्टली यूज़ होते हैं एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, और दे कैन आल्सो इंक्रीज सॉइल ड्रेनेज, एरिएशन एंड द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि ये साथ साथ जो है वो सॉइल को की भी बेटरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र यूजेस। हम अगर फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो इसके नुकसानात भी होंगे। अगर मैसिव क्वांटिटी में किया इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो क्या होगा कि अफेक्ट करेगा सॉइल की जो क्वालिटी है, जिसमें है न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब सॉइल के अंदर भी तो न्यूट्रिएंट्स है ना, तो वो जो उन्होंने होल्ड किए अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हुए हैं फॉर द प्लांट ग्रोथ, वो भी अफेक्ट होगी। अगर हाई सोलबिलिटी है, देयर हाई सोलबिलिटी इज़ आल्सो डिग्रेड इकोसिस्टम्स थ्रू यूटोरिफिकेशन। यानी कि यूटोरिफिकेशन क्या है, इसमें केमिकल न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाती है किसी भी इकोसिस्टम में, उसकी वजह से सॉइल जो है वो थोड़ी डैमेज हो जाती है। उसके बाद स्टोरेज और एप्लीकेशन ऑफ सम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में कॉज एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड। कि अगर जो है वो स्टोर ज़्यादा देर तक किया है या एप्लीकेशन ज़्यादा की है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स की, तो उससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो इवॉल्व हो निकलेंगी, बनेंगी, और जो कि काफ़ी एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब करती हैं। अगर अमोनिया गैस की बात करें, ये तो बहुत ख़तरनाक होती है। ये भी एमिट होती है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के थ्रू। रिएक्शंस कुछ ना कुछ तो होता है ना, उसके बाय प्रोडक्ट्स में ये गैसेज और ये हार्मफुल केमिकल जो हैं रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट होता है। एक्स्ट्रा अमोनिया कैन आल्सो इंक्रीज सॉइल एसिडिटी। सॉइल एसिडिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स और क्रॉप्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे। अगर एक्सेसिव ज़्यादा मकदार में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ हुए हैं तो उससे क्या होगा, पेस्ट प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी और उनका जो है ना रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा हो जाएगा, पेस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा। मतलब कि जिसे कहते हैं कीड़ा फसल को पड़ जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। अब इन रीज़न्स की वजह से हम रिकमेंड करते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो भी जो है इस चीज़ को करते हैं कि न्यूट्रिएंट जो हैं वो सॉइल में उतनी रिक्वायरमेंट हो जितनी किसी क्रॉप को और किसी चीज़ को ज़रूरत होती है। और उसको कैलकुलेट किया जाता है कि अगर हमने इस सॉइल में इतनी फसल एक बार 2 बार फसल निकाल लिया तो उसके अकॉर्डिंग अगर इतने टर्म्स में हमने यूज़ किया है तो उसको पहले बाकायदा तौर पे कैलकुलेट किया जाता है और उसकी जो है वो पहले पूरा थॉरली जो है सॉइल का एग्जामिनेशन करने के बाद उसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं कि इस जगह पे इतनी रिक्वायरमेंट है या नहीं, जितनी होती है उसके अकॉर्डिंग जो है फर्टिलाइज़र्स उस क्रॉप के लिए, उस फसल के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर एक्सेसिव अमाउंट है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की तो वो क्या होता है कि एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नाइट्रेट क्या करती है वो अंदर अंदर धंसती जाती है। लीचिंग मीन्स के अंदर सॉइल के अंदर घुस जाती हैं और सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रॉब्लम होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।